हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले की जो क्लासेस हमने की हिस्ट्री में, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से पुर्तगाली इंडिया में आ गए थे और उन्होंने अपना पूरा सेटअप बना लिया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और समझेंगे कि जो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत में कैसे आए, उनकी पूरी प्लानिंग क्या थी। आपने वो सारी चीज़ समझी होगी कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद में वो लोग तलाश करने निकलते हैं नए नए व्यापारिक केंद्र, और इस तलाश में ही वो भारत तक पहुंचते हैं और उसके बाद में वो सारी चीज़ें आपने देख ली थी। इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं ब्रिटिश कैसे इंडिया में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आते हैं। 2 से 3 क्लास में हम पूरा ब्रिटिश समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश से आए, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी और कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनको भागना पड़ा, और एक तरीके से जो एक छोटा सा देश, जो एक छोटा सा आइलैंड था, वो किस प्रकार निकल करके पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति बनता है जिसके पास जवाब कोई नहीं होता है। तो ये पूरी बातचीत आप समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी बात होगी और इसके अलावा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उन पर भी बात होगी। और इसको कवर करने का जो तरीका हमने इसमें आपको दिखाया है, जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, हमने एक टाइम लाइन लेकर के चला है कि जहाँ से पूरी बात की स्टार्टिंग होती है उनको हमने समझने की एक तरफ से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बाय मैप, ठीक है ना। तो मैप में हम इसको समझेंगे कि कैसे वो चीज़ें हुई जो अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो एकदम नए हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पीसीएस, यूके पीसीएस का एग्जाम उनको देना है, प्री का देना है, मेंस का देना है, वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो ये फ्री क्लासेस हैं, जो फ्री वीडियोस हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ये मेरी मोटिवेशन के लिए है। और आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो लोग एकदम शांति के साथ बैठे हैं कि नहीं अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। ज़रूरी ये है कि समय ना गंवाया जाए और सही टाइम से तैयारी कर लिया जाए, ताकि आने वाला जो रिजल्ट है ना वो आपके पक्ष में हो, फिर से आपको वही हाथ ना मसलना पड़ जाए कि काश पढ़ लिया होता तो हमारा चयन भी हो गया होता, ठीक है ना। तो चलते हैं ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि जो अंग्रेज है ना ये भारत में कैसे आए। तो ये मैंने कहा था ना कि जो जो अंग्रेज थे बड़े चोटे थे, तो ये जो है एकदम इनका जो स्थिति था ना यूरोप में, अगर आप इनको देखेंगे, कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी स्थिति जो है ना बहुत ही बदतर, आज भी बहुत बदतर है। इनके पास कुछ नहीं था, ईश्वर ने इनको कुछ नहीं दिया था। ये देखेंगे मैप में यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है, तो एक छोटे से द्वीप में थे और ये उसके बाद में इन्होंने अपना एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से किया कि ये इनका सूर्य अस्त नहीं होता था। कहा जाता था कि इनका सूर्य अस्त नहीं होता है, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा हो गया था। और उसके पीछे का जो पूरा कारण है ना उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि कब इन्होंने अपना ये अभियान स्टार्ट किया। तो जो 16वीं शताब्दी है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एशिया में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय देश परेशान हैं, क्योंकि जो भारत है ना उस वक्त वो आकर्षित कर रहा था सबको। और उसकी वजह क्या थी? मसाला, ठीक है ना। मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, और ये इंडिया में, और खासकर जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जो केरला तमिलनाडु का पार्ट है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने के लिए। तो आपने पुर्तगाली वाले क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो पोर्टुगीज़ हैं, जो पुर्तगाली हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो अफ्रीका का एकदम सदर्न पार्ट है, वहाँ से होते हुए एक गुजराती की सहायता से, और जो दक्षिण पश्चिमी विंड है जो कि मानसून इंडिया में लेकर के आती है, उसके सहारे जो वास्को डिगामा है वो भारत पहुँचता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है मसाले के व्यापार में। ये सब जब देख रहे थे ये पूरे ब्रिटेन के लोग हों या फ्रांस के लोग हों, इनके मन में भी एक जिज्ञासा हुई कि चलो हम भले ही गरीब हैं लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, हमको भी जाना चाहिए इंडिया। बट एट द टाइम क्या था कि जो पुर्तगाली थे केवल उन्हीं को रास्ता मालूम था। ये गूगल का समय नहीं था कि आपने फटाक से गूगल किया कि फला रास्ता किधर है, ढिका रास्ता किधर है, आपको मिल गया। ऐसे समय पर ना बिल्कुल रास्ते तलाशने में भी कई वर्ष लग गए थे पुर्तगालियों को। तो ये बहुत सिंपल नहीं था कि बहुत ईजिली अंग्रेज यहाँ तक आ जाते और व्यापार कर लेते, तो उनको भी रास्ते तलाश करने थे। क्योंकि जो ये रास्ता पुर्तगालियों ने खोजा था, ये इसकी जानकारी किसी को दे नहीं रहे थे।
और एक तरीके से ये डेडली था, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों की जो नौसेना थी बहुत ही मजबूत थी, वो किसी और को आने नहीं देना चाहते थे। और दूसरी बात, जो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो अरब थे ना, ये भी किसी और को नहीं आने देना चाहते थे। तो इसलिए अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पहुँचे कैसे, वो एशिया में, इनफैक्ट इंडिया में कैसे पहुँचे। तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उनके पास सबसे बड़ा सवाल था। ऐसे में शुरुआत होती है 1553 में। 1553 में क्या होता है कि एक मॉस्कॉव नाम की कंपनी बनाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और सबसे अच्छी बात क्या है इस कंपनी के बारे में कि वर्ल्ड फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आज जो मॉडर्न डेज में आप देखते हैं जो कंपनियां हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट पे वो रन करती हैं, आप कल्पना करिए कि 1553 में मॉस्कॉव नाम की एक कंपनी बनाई गई, जो कि जो मॉडर्न स्टॉक कंपनी है ना, बिल्कुल वैसी थी। और इस कंपनी ने क्या क्या कोशिश किया कि हम रास्ते का तलाश करेंगे, हम इंडिया जाएंगे। तो एक चीज़ तो उनको पता थी कि जो पुर्तगाली हैं ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर में पहुंच रहे हैं। बट मॉस्कॉव ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। इन्होंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया, और ये है ब्रिटेन वाला पार्ट। ये यहाँ से ये ऊपर से होकर के ये प्रशांत महासागर के द्वारा इंडिया में आना चाहते थे। तो मॉस्कॉव का जो ये सोच तो बड़ी अच्छी थी कि भाई अगर ये समंदर है तो कहीं ना कहीं तो मिलता होगा। बट आप जानते हैं कि ये जो है पूरा ना, ये एकदम इतना ठंडा इलाका होता है कि साल भर में कुछ ही महीने होते हैं जब यहाँ के रास्ते खुले होते हैं। तो इस रास्ते से आना बहुत ही कठिन था। और यही कारण है कि जो ये मॉस्कॉव कंपनी जो सबसे पहले बनाई गई थी रास्तों की खोज के लिए, ये रास्तों का खोज नहीं कर पाती है। और यहाँ पर जो उनकी इच्छाएं हैं ना, वो दबी की दबी रह जाती हैं। बट होता क्या है कि जब आप हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, आप एकदम बैठना नहीं चाहते, तो आपके पास रास्ते खुल ही जाते हैं। तो 1570 से 80 के बीच में ब्रिटिश पायरेट्स से फ्रांसिस ड्रेक, ठीक है ना। अब जो पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। तो ये बिल्कुल समुद्री लुटेरे जैसा नहीं थे, बट इनफैक्ट कह सकते हैं कि मैंने कहा था ना कि अंग्रेज जो है एक चोट्टे थे, चोर थे, लुटेरे थे। तो जो ब्रिटिश पायरेट्स है फ्रांसिस ड्रेक, ये दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलता है और समुद्र के रास्ते या जो है पूरा प्रशांत महासागर कवर करने की कोशिश करता है। और फर्स्ट टाइम यही बताता है ना कि जो प्रशांत महासागर है वो दोनों तरफ है, जो प्रशांत महासागर है वो दोनों तरफ है। आप जानते हैं कि ये भी पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक ओशियन है। और फर्स्ट टाइम यही बताता है कि प्रशांत महासागर दोनों तरफ है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो अंग्रेज है ना, ये इनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हम भी जा सकते हैं एशिया और हम भी व्यापार कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि अंग्रेज की जो कोशिश है ना वो और तेज हो जाएगी। यहाँ पर आपको नोट डाउन क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक ये पहला इंसान है जो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की पहले कोशिश करता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत की खोज नहीं कर पाया था, ये भारत की खोज नहीं कर पाया था। आप सोचिए कि आज लोग यूएस के वीज़ा के लिए परेशान रहते हैं कि उन्हें यूएस का वीज़ा मिल जाए, वो जाकर के वहाँ पर अपना जीवन अच्छा करें, कमाएं, बेहतर करें। वो ऐसा समय था कि लोग भारत आने के लिए परेशान थे, कितने बड़े बड़े समुद्री अभियान हुए और वो भारत आने के लिए परेशान थे, क्योंकि उस भारत में ना बहुत कुछ था। अभी हुआ क्या कि बीच के 2 से 3 सालों में 200 से 300 सालों में जब जो है पुर्तगाली और अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ नुकसान किया भारत का। नहीं तो भारत हमेशा से सोने की चिड़िया थी और वो लोग आते थे, हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। तो आगे देखेंगे कि 1591 में एक जो है एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है सर जेम्स लैंकेस्टर। तो सर जेम्स लैंकेस्टर ने एक बार मेहनत किया कि चलो ऐसा करते हैं, जो पुर्तगाली रास्ता है जिसको पुर्तगालियों ने अपनाया उस रास्ते से चलते हैं। और ये पहला अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों के रास्ते का अनुसरण किया और हिंद महासागर तक पहुंचा। इनफैक्ट ये भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक आया था। तो यहाँ पर जो पुर्तगालियों का रास्ता है ना, ये रास्ता आखिरकार अंग्रेज भी इसी रास्ते से आए, केप ऑफ गुड होते हुए ये यहाँ पर सदर्न इंडिया के पार्ट में पहुँचते हैं। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले अंग्रेज इंडिया में आता है? सर जेम्स लैंकेस्टर। सर जेम्स लैंकेस्टर नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूकेपीएससी की जो प्री देने की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सवाल आते हैं, आगे देखते हैं। फिर 1600 जो ईस्वी आता है, वो आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया गया, उसके द्वारा उनको व्यापार करने की अनुमति मिली। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, वो
ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कुछ और थी, उसका नाम कुछ और है। रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही कंपनी बाद में EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो आप बस ये याद रखिए कि 1600 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, आप ये याद रखेंगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्योंकि द्वितीय जो है वो अभी भी राज कर रही है, ठीक है ना। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अनुमति दी कि वो पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। और ये इवेंट कब होता है? 1600 ईस्वी में होता है। तो आगे हम देखेंगे कि जो चार्टर में मुख्य पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल कस्टम ड्यूटीज फॉर देयर 6 वैगेस, यानी कि जो 6 यात्राएं होगी उन पर उनसे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने कह दिया कि हम कस्टम ड्यूटी आपसे लेंगे ही नहीं, जाओ कमाओ खाओ मौज करो मस्ती करो, लेकिन हमसे कोई चीज़ जो है आप मत मांगना। और अपने व्यापारियों को उन्होंने छूट दे दिया कि जाओ तुम व्यापार करो आराम से। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोनोपोली दे दिया 15 ईयर्स का ट्रेड विद ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ के साथ 15 साल अकेले व्यापार करने की छूट किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ठीक है ना, जो चार्टर उन्होंने जारी किया। बट यहाँ पर एक जो है समस्या ये थी कि ईस्ट इंडीज़ जो है, ईस्ट इंडीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ईस्ट इंडीज़ है, ये कैसे पता चलेगा, कौन निर्धारित करेगा इसको? तो भैया कहते हैं ना कि जो मालिक है हमेशा उसी की बात सही होती है, यानी कि जिसे डिसाइड करना है वो जो बोल दे वही सही हो जाएगा। तो मैप में आप यदि आप देखेंगे तो ईस्ट इंडीज आप किसको कहेंगे? कहाँ से हम मान लें कि यहाँ से मान लें कि इधर ईस्ट इंडीज हो गया, कि यहाँ से मान लें कि यहाँ से मान लें, कैसे डिसाइड हो कि ईस्ट इंडीज क्या है, पूर्वी भारत क्या है, उसे कैसे माना जाए? तो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC जिसे आप कहते हैं, इसने क्या कहा कि जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, केप ऑफ गुड होप से जो ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ईस्ट इंडीज है और इस पर व्यापार करने का हमारा एकाधिकार है। तो ये जो है 1600 ईस्वी में जो उनको 15 वर्ष का व्यापार करने का एकाधिकार मिलता है, वो इस पूरे क्षेत्र को परिभाषित करते हैं कौन? EIC के अधिकारी लोग। आगे देखते हैं। EIC के अधिकार जो हैं वो अर्ध संप्रभु ब्रिटिश सरकार जैसे थे, इनको निम्नवत समझा जा सकता है। तो जो EIC है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके जो अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि वो ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजी सरकार है ना, बिल्कुल एज इट इज जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगभग सारे अधिकार दे दिए गए थे। जैसे एशिया में अंग्रेजों का न्यायिक क्षेत्र जो है ना, वो EIC के पास होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि अगर कोई अंग्रेज पूरे एशिया में कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा? EIC के पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। यानी कि कोई किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई कुछ गलती करता है, तो उसको सजा देने का काम कौन करेगा? वो एशिया में करेगी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। अगर आप इसे कंपेयर करें मॉडर्न डेज कंपनी के साथ, तो जैसे मान लीजिए अगर इंडिया का व्यापार किसी और, मान लीजिए कि अभी अडानी की कंपनी है, वो ऑस्ट्रेलिया में एक खान माइन है उसका, वहाँ पर जो है खुदाई करती है, तो अडानी बोले कि जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के लोग रहते हैं ना, उन पर हमारा जुरिडिक्शन होगा, हम जो कहेंगे वो लोग करेंगे। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था EIC का, आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था उस वक्त। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप देखेंगे कि पैसा छापना, यानी कि नोट छाप सकते हैं, पैसा छाप सकते हैं, और ये कितनी बड़ी बात होती है। आप देखेंगे कि इंडिया में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? RBI की है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है। उस वक्त EIC के पास नोट छापने की शक्ति थी, किलेबंदी करने की यानी कि फोर्टिफिकेशन करने की, कानून निर्माण यानी कि नियम बना सकते हैं और उस नियम को संचालित करने की, और विदेशी नीति लागू करना, उसे बनाना, ये भी इनके अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा देखेंगे अदालत को इस्टेब्लिश करना, यानी कि जो है कोर्ट बनाना। इसके अलावा सज़ा, यानी कि किसको कौन सी सज़ा देनी है ये कौन डिसाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी। अंग्रेजियत को बढ़ावा देंगे और अंग्रेजी बस्तियों का निर्माण करेंगे। तो इतनी शक्तियाँ थी उनको जो कि चार्टर के द्वारा मिल गई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इसके आगे अंग्रेज सरकार के पास कोई और अधिकार होते? नहीं। तो एक तरीके से ये अंग्रेजी गवर्नमेंट का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। बट इसमें जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि ये
है, एक प्राइवेट कंपनी थी। इसीलिए यहाँ पर जो आप देखेंगे ना कि इनका जो महत्वाकांक्षा है ना वो लगातार बढ़ती चली गई। इनफैक्ट जो पुर्तगाली कंपनियाँ थीं या जो आप बाद में फ्रांसीसी आएंगे ना, उनसे ये ज़्यादा इफेक्टिव इसीलिए हुई क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियाँ थीं। ठीक है ना। आगे देखते हैं 1609 में एक और इवेंट होता है और ईआईसी की मोनोपोली को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1600 ईस्वी में जो चार्टर के द्वारा 15 वर्ष का उनको एक मोनोपोली दिया गया था, उसको बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। जो है कोई इसका डिफिनेशन नहीं दिया गया कि कब तक इनकी मोनोपोली चलेगी। तो होता क्या है कि इस दौरान जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय पर यहाँ पर जो डच है ना, उनका व्यापार बढ़िया चल रहा था। और डच की कंपनी थी बीआईसी ना, इसका व्यापार बहुत तगड़े से चल रहा था। और ये मसालों में इंडोनेशिया और जो पूरा भारत का प्रायद्वीपीय भाग, वहाँ पर इनकी मसालों की व्यापार अच्छी थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं ना, ये मसालों का व्यापार पर अभी हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। इन्होंने टेक्सटाइल पर व्यापार करने की अपनी रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई कि हम टेक्सटाइल का व्यापार करेंगे। और एट द टाइम टेक्सटाइल की मांग बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, तो इन्होंने टेक्सटाइल व्यापार करने की जो है जुगत बनाई, रणनीति बनाई कि हम टेक्सटाइल में व्यापार करेंगे। अब व्यापार करने के लिए चाहिए थी एक फैक्ट्री, एक ऐसी जगह जहाँ पर इस सामान को ला करके इकट्ठा कर सके, उसके बाद में उसको यूरोप लेके जाएं, उसको बेचें। तो एक वेयर हाउस या एक कंपनी, एक फैक्ट्री उनको बनानी थी। इसके लिए वो जहांगीर के दरबार में अपने एक राजदूत को भेजते हैं जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। एट दैट टाइम की पुर्तगाली और मुगलों के बीच बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो एक साथ व्यापार कर रहे थे। तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को घुसने ही नहीं दिया गया, भगा दिया गया, चलो यहाँ से तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी। इनफैक्ट वो एकदम दर पे पड़ा रहा कि किसी तरीके से जहाँ पना हमें सुन लिया जाए, हमको भी व्यापार करना है, कुछ हमको भी अनुमति मिल जाए। तो जहांगीर के दरबार में ये जाकर के जो है लगातार 3 से 4 दिन तक ये बाहर पड़ा रहा। उसके बाद में इसको जहांगीर के कोर्ट में एंट्री मिलती है और ये अपनी बात रखता है। फिर भी जहांगीर इस बात से नहीं मानते हैं और वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, तुमको हम कोई भी जो है कंपनी इस्टेब्लिश करने का अधिकार हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी आप अभी फैक्ट्री से जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। जहांगीर ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अभी क्या होगा कि अगर डिनाई कर देता, फाइनली डिनाई कर दिया, उसके बाद में अगर जो है आज हम मॉडर्न डेज में अगर आप सोचेंगे कि कोई अपने व्यापार को लेकर के, कोई बंदा अपने काम को लेकर के कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी, कितना ज़्यादा वो एम्बिशियस है कि एक राजा ने भगा दिया कि नहीं तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद भी लगा हुआ कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। तो वही जो एम्बिशन है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए, वही महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। आपके तैयारी के दौरान आप सीखिए, इतिहास यही सिखाता है आपको कि आपको उसे सीखना है कि किस तरीके से इतिहास में लोगों ने अपनी जो है एक मजबूत पकड़ बनाई। अंग्रेज वहाँ से आते हैं, शुरुआत में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पे पड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएं। लेकिन इस्टेब्लिश होने के बाद में उन्हीं मुगलों को उन्होंने अपने जो है पेंशन पे रखा था। आप याद करिए कि साल द्वितीय का क्या हश्र किया था उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद में, ज़बरदस्ती उनसे सेंसन करवा लिए, बहुत ही साइन करवा लिए। तो ये सारे काम बहुत ही ईजिली बाद में ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटजी से उन्होंने काम करता जो है वो लोग अपना काम करते चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1611 में एक ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण करेंगे कौन, ये ब्रिटिशर्स लोग। कहाँ पे करेंगे, मसूलीपट्टनम में करेंगे। मसूलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्रा में स्थित है वर्तमान में, और इसका नाम है मछलीपट्टनम, ठीक है ना। तो मसूलीपट्टनम में ये एक ट्रेडिंग पोस्ट का इस्तेमाल जो है एक इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट एक बनाते हैं। और ये फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि ये फैक्ट्री नहीं है। अभी अंग्रेजों की कोई फैक्ट्री 1611 तक नहीं लगी है। ये एक ट्रेडिंग पोस्ट है, एक छोटा सा वेयर हाउस है जहां पर वो सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहली फैक्ट्री वो स्थापित करेंगे, आप देखेंगे 1613 में स्थापित करेंगे, जब जहांगीर उनको परमिशन पुनः दे देगा सूरत में। अभी क्या हुआ है कि उन्होंने केवल एक ट्रेडिंग पोस्ट जो है स्थापित किया है, और कहाँ पर किया है, मसूलीपट्टनम में किया है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, कई बार परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई अंग्रेजों के द्वारा वो कहाँ पर स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में कि सूरत में। तो आपको याद रखना है कि जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई वो सूरत में स्थापित होती, क्योंकि जो मसूलीपट्टनम है वहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाया गया था। बट 1616 में
कन्वर्ट इन फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री में बदल दिया गया। लेकिन वो बात 1616 की है। पहली फैक्ट्री स्थापित होगी सूरत में 1613 में। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे 1612 में एक बेहतरीन इवेंट होता है और वो किसके पक्ष में जाता है? अंग्रेजों के पक्ष में जाता है, EIC के पक्ष में जाता है। बैटल ऑफ सुआली होता है। सुआली कहाँ पर स्थित है? सूरत के निकट स्थित है। यहाँ पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में बैटल होता है, युद्ध होता है। और उसके बाद में परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पुर्तगाली हैं वो हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इस प्रकार जो सूरत का इलाका है वो इनके पक्ष में आ जाता है। और एट द टाइम क्या होता है कि जहांगीर भी कहता है ठीक है यार तुम कर लो, जो है तुम भी फैक्ट्री लगा लो, तुम भी व्यापार कर लो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1613 में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति आखिरकार दे दी। अतः EIC ने सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित कर लिया। तो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित कर लिया। ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों की जो यात्रा है वो अभी पहले फैक्ट्री तक पहुंची है। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। और सर टॉमस रो आता है, उसके बाद में नया परमिशन लेता है। तो 1615 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।